बच्चों लोग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हम यहाँ पर करा रहे हैं, अभी जो हमने स्टार्ट किया है, जो जेई मेंस का अभी एग्ज़ाम हुआ है, उस जेई मेंस के एग्ज़ाम 2025 में जिसका अभी रिजल्ट आ गया है, तो 2025 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर कराने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, क्योंकि जेई मेंस को भी कौन कराता है? एनटीए कराता है, और नीट को भी कौन कराता है? एनटीए कराता है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि क्या पता कि इस टाइप के ही क्वेश्चंस पूछ लिए जाए, या जो लेवल रहेगा नीट का वो इससे लोअर रहेगा या इसके बराबर रहेगा, इससे ऊपर लेवल होने वाला नहीं है। तो इसके कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उन सेलेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग करने की कोशिश करते हैं। देखो, एक एक करके क्वेश्चन की बात करते हैं। मुझसे पहला ये क्वेश्चन मेरा जो दिया हुआ है, मैंने दिया है क्वेश्चन, ये है मेरे पास एक इक्यू कॉन्वेक्स लेंस है। इक्यू कॉन्वेक्स लेंस का मतलब है जिसकी इधर वाली भी रेडियस और इधर की दोनों की रेडियस क्या होती हैं? समान होती हैं। इन्होंने कहा गया है इसकी जो फोकल लेंथ है वो मेरी एफ है। इस एफ को इन्होंने 4 पार्ट में कट कर दिया है। देखो, एक बात समझो जरा, इसमें एक बात समझो, अगर तुम्हारे पास कोई लेंस है, उस लेंस को अगर हम 20 से काट दोगे, 20 से कट कर दोगे, ठीक है, तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा, और एक तरफ की फोकल लेंथ 2f हो जाएगी और दूसरी तरफ की फोकल लेंथ 2f हो जाती है। लेकिन अगर तुम इसको 20 से कट करते हो तो फोकल लेंथ में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, ऊपर वाली भी f, ऊपर वाली भी f। अब देखो, अगर मैंने इसे हाफ हाफ काटा तो इधर वाला 2f, इधर वाला 2f, लेकिन अगर मैंने इसे 20 से कट कर दिया, अब इसके कितने पार्ट बन गए? 4 पार्ट। लेकिन हर एक का इधर भी 2f, इधर भी 2f, इधर भी 2f और इधर भी 2f, तो हर एक पार्ट की फोकल लेंथ जो होगी वो किसके बराबर होगी? वो तुम्हारी 2f के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। देखो, ये क्वेश्चन कितना सिंपल क्वेश्चन है जो पूछा गया है। तुमसे कहा गया है एक साइड की रेडियस क्या है? 2r, और एक साइड की रेडियस है r। इधर वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, इधर वेलोसिटी तुमसे पूछी गई है। अब देखो, ये फ्लूइड का क्वेश्चन है, और फ्लूइड में ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है यदि सेम फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो a1v1 इजिकल टू a2b2। अब देखो, अगर मैं इधर की एरिया की बात करूँ, एरिया क्या होता है सर? पाई आर स्क्वायर। इधर रेडियस कितनी दी हुई है? 2r, तो 2r का स्क्वायर। वेलोसिटी कितनी दे दी है? 2। अगर मुझे इधर देखना है तो पाई आर स्क्वायर, भाई इधर क्या है? रेडियस r है, इंटू बी, वेलोसिटी b। अब यहाँ पर देखो, पाई से पाई क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या हो गया? यहाँ बचा 4r स्क्वायर इंटू 2 इजिकल टू r स्क्वायर इंटू बी। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। देखो, वेलोसिटी 4 2 जा कितना हो गया? 4 दूनी 8, आंसर हो गया 4th। ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन हो गया मेरा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, अगले क्वेश्चन में तुमसे डायमेंशन पूछी गई है। किसका डायमेंशन पूछा गया था? कैपेसिटर का डायमेंशन पूछा गया था। तो हमें देखो, डायमेंशन तो वैसे तो हमें याद करने की जरूरत नहीं होती है। हमें क्या है, अगर हमें फार्मूला याद है तभी हम लोग डायमेंशन को कर सकते हैं, या डायमेंशन को हम लोग निकाल सकते हैं। अगर मैं फार्मूला देखूँ तो एनर्जी का एक फार्मूला होता है, वो होता है 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ठीक है, अब यहाँ से देखो, क्यू क्या होता है? अगर मैं यू कहूँ एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन जो होती है वो होती है ml स्क्वायर t-2। जितनी भी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, वर्क डन, सबकी डायमेंशन क्या होती है? ml स्क्वायर t-2। 1/2 तो कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं है। देखो, q एक बात जानते हैं, I इजिकल टू क्या होता है? बेसिकली dq अपॉन dt। अगर मैं यहाँ dq को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? I इंटू dt। I का क्या होता है? एम्पियर a, और t का क्या होता है? t। तो यहाँ क्यू स्क्वायर की जगह मैं क्या रख दूंगा? AT का होल स्क्वायर, AT का होल स्क्वायर, और इधर क्या आ गया? C। अगर मुझे कैपेसिटेंस की निकालनी है तो C बराबर, देखो, A स्क्वायर T स्क्वायर, नीचे क्या आएगा? ML स्क्वायर t-2। अब m अगर ऊपर जाएगा तो m की पावर क्या हो जाएगी? -1। ठीक है, L ऊपर जाएगा, L की पावर -2। देखो, T नीचे है, -2 है, एक ऊपर है +2। ठीक है, नीचे वाली जब ऊपर जाएगी तो प्लस का 4 हो जाएगी, और a की पावर 2। ये डायमेंशन मेरी किसकी हो गई? ये डायमेंशन मेरी कैपेसिटर की हो गई। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक दिख रहा है? ऑप्शन मुझे कौन सा ठीक दिख रहा है? MT, ऑप्शन थर्ड मेरा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में मुझसे ये कहा गया है मेरे पास एक प्रोटॉन है, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जिसकी वेलोसिटी इतनी है, ठीक है, वेलोसिटी मुझे दे रखी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ। भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कर दिया तो सिर्फ मेरे पास कौन सा बचा? मैग्नेटिक फील्ड बचा, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बचा। और तुमसे कहा गया है
प्रोटॉन मेरा मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में जिसकी रेडियस तुमको दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। देखो अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है यानी कि एंट्री मारता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हुआ चाहे वो प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन तो देखो सीधा चला जाएगा क्योंकि उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पर जो रेडियस का फार्मूला होता था आर इक्वल टू, वो तुम्हारा होता है एम बी अपॉन क्यू बी, एम बी अपॉन क्यू बी। अगर बी की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, एम बी अपॉन क्यू आर। ठीक है, मास कितना दे रखा है देखो मास प्रोटॉन का कितना होता है, सबको पता होना चाहिए 1.6 इंटू 10 की पावर -27। वेलोसिटी मुझे दे रखी है कितनी है, 2 इंटू 10 की पावर 8। क्वेश्चन में देखो ये दे रखा है सर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, प्रोटॉन पर ये चार्ज होता है। और रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस मुझे दे रखी है 1.6 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इससे ये कैंसिल आउट हुआ। देखो 27 में से जब 8 डिक्रीज होंगे तो -19 बचेगा और ऊपर भी -19 और नीचे भी -19। ठीक है, तो ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा 2, नीचे से -5 ऊपर गया तो प्लस का 5 और यहाँ हो गया 1.6। पॉइंट हटाया, जीरो लगाया, किससे काटे 4 से, 4 5 जा, यहाँ क्या आ जाए 4 4 जा। ठीक है, इसकी अगर हम लोग 4 की 5 से डिवाइड करेंगे तो 1.2 इंटू 10 की पावर 5 टेस्ला। कौन सा ऑप्शन ठीक बैठ रहा है, ऑप्शन सेकंड मेरा बिल्कुल ठीक बैठ रहा है, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन मुझे इस प्रकार से, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें चौथा भी ऑप्शन था वो मैंने इसलिए कट कर दिया क्योंकि वो रॉन्ग ऑप्शन था, मतलब ऐसे 4 ऑप्शन दिए होते हैं। एक बात सोचो, मुझसे कहा गया है मेरे पास में एक कंडक्टिंग सर्कल रिंग है जो मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जैसा कि दिखाया गया है। देखो अगर कोई भी रिंग किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री मारेगी तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो पहले ही ईएमएफ क्या होगा, इंक्रीज होगा। भाई पहले इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, बढ़ती जाएंगी, उसके बाद में घटती जाएंगी। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड, पहले जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो इंक्रीज होगा, फिर क्या होगा, डिक्रीज। तो इंक्रीज एक इसमें हो रहा है, एक इसमें हो रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत होता है। तो अगर हम लोग इसमें देखें सर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बिल्कुल साइन के फॉर्म में ये इंक्रीज होता है और साइन के फॉर्म में डिक्रीज होता है, क्योंकि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में जब ये जाता है, इसमें चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स चेंज होती हैं तो इसमें करंट प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, और जो वो करंट होता है ना, वो होता है तुम्हारा I=I0 sin ओमेगा टी। ठीक, तो ये साइन के फॉर्म में, साइन के फॉर्म में, ये कॉस के फॉर्म में ग्राफ बनता है। तो ये साइन के फॉर्म में देखोगे तो कौन सा ग्राफ बनना है, ग्राफ 1 मेरा बिल्कुल ठीक है। ये क्वेश्चन करवाए जाते हैं, काफ़ी बार करवाए जाते हैं। जो स्टूडेंट देख के ही, इसका तो देख के ही आंसर लगाने वाला था। अगला क्वेश्चन देखो, कितना सरल और कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है NT ने। ठीक है, जेई ने कितना सरल क्वेश्चन पूछा है। इसने कहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अंडर फोर्स दे रखा है और क्या दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। ठीक है, तुमसे कहा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V अगर वर्क डन बाई द फोर्स इज 0। देखो वर्क डन अगर कांस्टेंट फोर्स होता है तो वर्क डन का फार्मूला होता है F डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, F ये है, डिस्प्लेसमेंट ये है, तो क्या करेंगे सर, सीधे देखो I का I के साथ में गुणा, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, 2 1 जा 2 हो गया। ठीक है, B का 1 से तो B 1 जा B, के अगले 1, वहाँ पर भी 1, और ये वर्क डन क्या है 0। अगर यहाँ करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 + B = 0। तो B की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, -3। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सही है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है इन ए सीरीज LCR सर्किट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ करंट कितना है, I0, रेजिस्टेंस कितना है, R। व्हाट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट इफ द रजिस्टर। देखो एक बात समझो, LCR में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है, LCR सर्किट, LCR देखो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड करंट कितना दे रखा है तुम्हें, I0, रेजिस्टेंस कितना है, R। तो LCR में अगर तुमसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, देखो जो करंट का फार्मूला होता है I क्या होता है, E/R। पहले रेजिस्टेंस R था, अब रेजिस्टेंस क्या हो गया, रेजिस्टेंस पहले का क्या हो गया, हाफ हो गया, R/2। तो ये 2 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, तो 2E/R। ठीक है, तो 2 ऐसे ही E/R की वैल्यू क्या थी मेरी, अरे I0 थी, पहले कितनी दे रखी थी, I0। तो जो नया जो करंट हो जाएगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा किसके, I0 के। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कहा है, ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन है फ्रिंज विड्थ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन फ्रिंज विड्थ ऑफ वायलेट लाइट। बिल्कुल ठीक दिया है। देखो सर, फ्रिंज विड्थ को हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं, फार्मूला क्या होता है, λD/d।
तो लैम्डा जिसकी ज़्यादा होगी उसकी ब्रीथ भी क्या होगी, ज़्यादा। और तुम्हें पता है रेड कलर की लैम्डा क्या होती है, ज़्यादा, और वायलेट की क्या होती है, कम। तो रेड की जब वेवलेंथ ज़्यादा है तो ब्रीथ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 देखो, फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। ठीक है, फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ, देखो फ्रिंज विड्थ है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, लैम्डा के है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में मुझे 9th क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है मेरे पास एक नॉन वाइब्रेटिंग डाइएटॉमिक गैस है, हैज़ एडियाबैटिक कांस्टेंट लैम्डा 1, और एक है वाइब्रेटिंग। देखो एक बात समझो, वाइब्रेटिंग और नॉन वाइब्रेटिंग बेसिकली जो जेई का जो नीट का सिलेबस है उसमें से ये हटा दिए गए हैं, लेकिन मेंस के सिलेबस में है। अगर हम लोग गामा का फार्मूला देखें, सबको पता होगा, नीट वालों को भी पता होगा, गामा बराबर होता है 1 + 2/f, जहाँ f क्या हो जाती है, जहाँ f हो जाती है तुम्हारी डिग्री ऑफ फ्रीडम। नॉन वाइब्रेटिंग की बात आती है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम नॉन वाइब्रेटिंग में, ठीक है, कितनी होती है, 5 होती है, जो क्या होती है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों को मिला के होती है 5। तो अगर हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 7/5। ये क्या हो गया, अगर मैं गामा 1, अगर मैं 2 की बात करूँगा तो फार्मूला 1 + 2/f, लेकिन अब डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो, अगर मैं वाइब्रेशन के लिए देखूंगा, वाइब्रेटिंग के लिए, तो इसमें से 2 ऐड कर देते हैं हम लोग। ठीक है, वाइब्रेटिंग में 2 ऐड हो जाते हैं डाइएटॉमिक में। तो पहले जो 5 थी, 5 किस किस की थी, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, और प्लस वाइब्रेशन करोगे तो वो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। देखो अलग अलग चीज़ है, एक बात समझो, ट्रांसलेशनल की कितनी होती है, 3, रोटेशनल की कितनी होती है, 2, वाइब्रेशन की कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, तो अगर मैं तीनों को ऐड करूंगा तो कितनी हो जाएगी, 7। तो यहाँ से कितना आंसर आएगा, यहाँ से आंसर आएगा तुम्हारा 9/7, 9/7। ठीक है, 9/7। अब देखो अगर आप 7 से इसको क्या करोगे, 7 से करोगे तो 5 से करोगे, 5 बन जा 5। ठीक है, कितने बचे, 5 4 जा 1.4। अब यहाँ करोगे 7 बन जा 7। ठीक है, कितने बचे, तो लगभग इतना। तो कौन सा ज़्यादा है, लैम्डा 1 ज़्यादा है लैम्डा 2 से। सिंपल सा क्वेश्चन मेरा ये हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में तुमसे कहा गया है, मुझे फोर्स दे रखा है, क्या दे रखा है, फोर्स। अब फोर्स दे रखा है और मुझे क्या दे रखा है, आर दे रखा है। क्या पूछा है, टॉर्क। कितना खत्म क्वेश्चन है ये देखो, टॉर्क पूछा है। टॉर्क का फार्मूला सबको पता होता है, क्या होता है, R×F। अब R×F जब क्रॉस की बात आती है तो सबसे पहले क्या करोगे, IJ_K, IR का लो, तो R का अगले क्या है, 2 -3, और यहाँ क्या हो गया, 7, यहाँ पर 1, यहाँ 2, और यहाँ क्या हो गया, -3। ठीक है, अब सिंपल चीज़ ले लो, आई ले लिया, 3 की इससे मल्टीप्लाई करी तो क्या आ गया, +9, 3 3 जा +9, माइनस 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, जे के साथ में माइनस आ गया तो -6, और यहाँ पर क्या आ गया, -7। ठीक है, प्लस के साथ में ले लो, के साथ में 2 2 जा 4, और प्लस हो जाएगा 3। कौन सा ऑप्शन, देखो यहाँ पर कितना बैठ रहा है, यहाँ पर बैठ रहा है -5, तो -5 इन तीनों में है। ठीक है, और यहाँ पर देखो माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 13 + 13 इन दोनों में है। और यहाँ पर क्या है, प्लस का 7 के, यानी कि कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन 3 मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। देखो ये क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है, नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना है मुझे इस पॉइंट पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मेरे पास में 2 करंट है, एक करंट ऊपर की ओर है और एक करंट कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर। तुम्हें पता है अगर ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है वो होता है μ0I/2πr। ठीक है, μ0I/2πr। अगर फाइनाइट वायर होता है तो क्या होता है, μ0I/4πr sin θ1 + sin θ2। ठीक है, ये ऑप्शन होता है। अब देखो इसके कारण, इस वाले वायर के कारण अगर मैं देखूँ, 5 एम्पियर की वायर के कारण देखूँ, तो इधर जो करंट होगा, राइट हैंड थंब रूल से हम लोग देखेंगे तो यहाँ करंट क्या होगा, अंदर की ओर होगा, और इसके कारण देखेंगे तो करंट कहाँ होगा, आउटर साइड। वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ अंदर, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, बाहर की ओर। दोनों में अगर तुम देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, अपोजिट हैं। अपोजिट है तो दोनों को क्या करोगे भाई, नेट निकालने के क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं पहले वाले के कारण B1 करूँ, इसके कारण B2, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सर बी नेट होगा। अगर मैं इसके कारण देखूंगा तो μ0/2π। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 6 ये है, 4 ये है, क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर को लिखेंगे तो 10 की पावर क्या लिखेंगे -2, और करंट इतना क्या है यहाँ पर 5 है। लो भैया ये हो गया मेरा 5 B1, इसे लो मान लो B1 मान लो, ठीक है। अगर मैं दूसरे के कारण कहूँगा तो दूसरा मैंने क्या माना, दूसरा माना मैंने B2। उसके कारण देखो म्यू नॉट आई कितना है 4 अपॉन 2 पाई, ये डिस्टेंस क्या है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10 की पावर -2, -2 ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, ये भी ऊपर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बी नेट निकालूँ, देखो बी नेट निकालूँ, ठीक है, बी नेट, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा। सबसे पहले तो सर 4 से 4 खत्म करो, हटाओ किससे ही खत्म करो, ठीक है, 4 से 4 खत्म करो, यहाँ से करोगे तो यहाँ खत्म करो, 5 यहाँ खत्म करो, देखो 5 बन जा 5 और 5 2 जा, ठीक है। दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कॉमन है, और जब ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर क्या हो जाएगा 2, यानी कि 100, और नीचे क्या है 2। जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ सिर्फ क्या होगा 100, ठीक है। अरे 4 से 4 तो कट चुका था। सर म्यू नॉट की वैल्यू रख दो, म्यू नॉट की वैल्यू सबको पता होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, और नीचे यहाँ पर क्या है 2 पाई, नीचे है 2 पाई, इससे इसे काटा तो क्या आया 50, 50 में से ये कट किया तो क्या आया -50, ठीक है। 2 पाई से कटा तो यहाँ पर क्या आया 2, 50 की जब 2 से मल्टीप्लाई करी तो क्या आया 100, ठीक है, इंटू 10 की पावर -7, तो इसे सॉल्व किया तो क्या आया 10 की पावर -5। देखो माइनस है, मॉड लगा देते हैं हम लोग, नेट करना है ना तो मॉड लगा दो, तो माइनस क्या हो जाएगा मेरा गायब, तो माइनस क्या बन जाएगा मेरा प्लस बन जाएगा। तो यह आंसर आ रहा है 10 की पावर -5 टेस्ला, या इसको हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला, ठीक है, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन देखो, ग्रेविटेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, मुझसे कहा गया है एक पेंडुलम है, इज टेक फ्रॉम अर्थ अनदर प्लैनेट, ठीक है। एक पेंडुलम को दूसरे प्लैनेट पर ले गया जिसका मास, जो दूसरा प्लैनेट है ना उसका जो मास है वो इसमें दिया है 4 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, ठीक है, और जो इसमें रेडियस दी है अर्थ की रेडियस से उसकी रेडियस कितनी है 2 टाइम्स है। तो वहाँ पर टाइम पीरियड, देखो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T=2 पाई √L/g, ये फार्मूला होता है। देखो अगर मैं दूसरे प्लेनेट पर ले जाऊंगा तो लेंथ तो चेंज होगी नहीं, लेकिन जी चेंज हो जाएगी। अब देखो नए प्लेनेट पर जी कितना हो जाएगा, तो मेरा जी डैश का फार्मूला क्या होता है GME/r², ठीक है, यही तो होता है। अगर नए प्लेनेट पे कहूँगा तो उसका मास लगेगा और यहाँ पर उसकी क्या लगेगी रेडियस, तो जी ऐसे ही मास कितना हो गया भाई 4 टाइम्स हो गया, यानी कि 4 me, रेडियस कितनी हो गई 2 टाइम्स हो गई, यानी कि 2re का होल स्क्वायर, तो 2re का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और इस 4 से ये 4 गायब, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है जी, यानी कि जो अर्थ पर जी की वैल्यू है वही जी की वैल्यू उस प्लेनेट पर है। और टाइम पीरियड किस पर डिपेंड कर रहा है, देखो जी पर डिपेंड कर रहा है और एल पर, और लेंथ चेंज करी नहीं है मैंने और जी भी चेंज हुई नहीं, तो इसका मतलब है जो अर्थ पर है मेरी, वही मेरा कहाँ पर होगा, वही मेरा टाइम पीरियड दूसरे प्लेनेट पर होगा। अगला देखो, ये तो बिल्कुल सही है, द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ओनली डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटी ऑफ द प्लेनेट, सिर्फ प्लेनेट की ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, नहीं भैया, जो पेंडुलम की लेंथ है ना उस पर भी तो निर्भर करता है। तो ओनली कहा है, देखो इसने ओनली, तो इसलिए ये गलत है। अगर ये कहता टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटी ऑफ द प्लेनेट तो बिल्कुल सही था, ठीक है, लेकिन इसने ओनली कह दिया इसलिए ये क्या हो गया रॉन्ग हो गया। तो इसका सेकंड क्या हो गया रॉन्ग हो गया, फर्स्ट हो गया सही। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जब हम लोग गेट पढ़ते हैं ना तो बहुत सारी टेबलें बनाते हैं। अगर हम लोग इस टेबल पर गौर करें ना, इस टेबल पर गौर करें तो ये जो टेबल है ना, ये जो टेबल है वो है तुम्हारी EXNOR की टेबल है, ठीक है। EXNOR गेट होता है, एक EXNOR गेट की टेबल है। EXNOR गेट में क्या होता है, सेम 1 होते हैं और बाकी सब क्या होते हैं 0। XOR में क्या होता है, सेम 0 होते हैं और जो अलग अलग होते हैं वो क्या होते हैं 1। XOR में ये दोनों 1 हो जाते हैं और ये क्या हो जाता है 0। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन मेरा मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो तुम्हारा होगा EXNOR गेट इसका आंसर होगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं 15 क्वेश्चन की बात करूँ, इसमें मुझसे कहा गया है डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ कैपेसिटर, एरिया मुझको दे रखा है और उससे कितना करंट है, उसका करंट है 6 एम्पियर। तुमसे कहा गया डिस्प्लेसमेंट एक्रॉस, इतने के एक्रॉस कितना करंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का क्वेश्चन है ये। डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला होता है, किसी को याद हो तो ε0 d phi e/dt, ठीक है।
अगर मैं डी फाई की बात करूं या डी फाई ई की बात करूं तो वो हो जाएगा तुम्हारा, वो होता है तुम्हारा डी फाई ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस। एरिया क्या मान लिया मैंने, ए, अगर यहाँ डी है तो डी ई, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही, एरिया को ले लिया बाहर, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ डी ई ओवर डी टी, डी ई ओवर डी टी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट टाइम वो तो हर एरिया के लिए क्या होगा, वो हर एरिया के लिए सेम होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, मैं ये कह सकता हूँ कि जो आई डी है यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, ए के है, ठीक है। अब बस इतनी सी बात आ गई, बस ये खत्म हो गया। देखो अगर मैं पहले करंट की बात करूँ, मैंने I1, दूसरे करंट की बात करा तो I2, पहले एरिया A1 फिर एरिया A2। पहले जो करंट था मेरा, पहले जो करंट था वो कितना है, 6 एम्पियर। दूसरा करंट मुझसे पूछा गया है, ठीक है। दूसरा करंट, पहले जो एरिया था जब 6 एम्पियर था तो यहाँ 16 था, ठीक है, और यहाँ 3.2। बेटा अगर मैं यहाँ 10⁻⁻4 ले लूँ ऊपर भी और नीचे भी तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। पॉइंट हटाया, जीरो लगाया, ठीक है। तो यहाँ 32 से जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 5, और मेरी जो आई की वैल्यू आएगी वो आएगी 6/5। अगर 6/5 करूँगा तो क्या आएगा, 1.2 एम्पियर। ऑप्शन 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में मुझे यहाँ पे एक सर्किट दे रखा है, ठीक है। इन द आरसी सर्किट जो मुझे दे रखा है, करंट कितना दे रखा है उसमें, आई, ठीक है। और तुमसे पूछा, अच्छा फाइंड पूछा है, करंट बताओ मुझे कितना आई करंट कितना होगा। तो आई करंट तो हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे लिए इसका रेजिस्टेंस पता हो या फिर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता हो। देखो इसमें एक चीज़ समझो, अगर मैं स्टडी स्टेट की बात करूं, स्टडी स्टेट का मतलब बहुत लंबा टाइम, तो स्टडी स्टेट के कारण अगर कोई भी कैपेसिटर होता है तो वो एक ओपन वायर की तरह बिहेव करता है, यानी कि उसमें करंट नहीं जाता, ठीक है, उसमें करंट नहीं जाता। तो इसमें कोई करंट, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा। अगर इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा, जितना भी करंट यहाँ से निकलेगा ऐसे निकलेगा, ऐसे फिर इधर चला जाएगा। अब देखो तुम, अगर ये ब्रांच मैं ख़त्म कर दूँ, ये वाली ब्रांच ख़त्म कर दूँ क्योंकि इसमें कोई भी करंट नहीं जा रहा है, अगर इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा है तो देखो जो भी करंट होगा, अगर हम लोग किरचॉफ्स लॉ भी देखें, ठीक है, तो यहाँ से देखो ये मेरे को एक प्रकार का क्या मिल रहा है, पूरा क्लोज लूप बन रहा है। और यहाँ पर देखोगे करंट, जितना करंट यहाँ पर जंक्शन पर मिलेगा वो इधर जाएगा, घूम फिर के वापस यहाँ आ जाएगा। तो इस वाले रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस से हमें कोई मतलब नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं इसको बनाऊं तो ये किस प्रकार से बन पाएगा, देखो अगर वो वाली ब्रांच मैंने ख़त्म कर दी तो एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, ठीक है, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस ये हो गया, ये बैटरी हो गई, और एक रेजिस्टेंस ये हो गया, ठीक है, और बाकी एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये बहुत रेजिस्टेंस है भाई ये। तो देखो इधर वाले से कोई मतलब मत रखना क्योंकि यहाँ पर एक जॉइंट मिल गया, तो ये बिल्कुल अलग हो गया, ठीक है। यहाँ पर कोई करंट बहेगा नहीं क्योंकि स्टेडी स्टेट में आ गया, तो इससे कोई मतलब नहीं है। इससे अगर कोई मतलब नहीं है तो ये आर और आर दोनों कैसे हो जाएंगे, सीरीज़ में। तो आर और आर सीरीज़ में कितने मिलकर हो जाएंगे, ये दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, 2R, और ये 2R इसके साथ में कैसे हैं, पैरेलल में। तो अगर मैं इसका पूरे का निकालूँ, इस वाले का, तो कितना आएगा, देखो 2R इंटू आर, भाई पैरेलल के लिए ही तो होता है, और नीचे दोनों को जोड़ दो 2R + R। आंसर कितना आ गया मेरा, आंसर मेरा आ गया 2R/3, इन तीनों को मिला के, ठीक है। अब उसके साथ में ये आर कैसे होगा, ये आर होगा सीरीज़ में। तो अगर मैं इसमें देखो इधर वाले का 2R/3 में अगर मैं R जोड़ूंगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, भाई सीरीज़ में होगा तो क्या हो जाएगा, 5R/3। अब इधर वाले 5R/3 के साथ ये वाला R कैसा होगा, पैरेलल में, और पैरेलल में होगा तो क्या करेंगे, अरे इंटू R अपॉन 5R/3 + R, ठीक है। तो अगर मैं ऊपर देखूंगा तो ऊपर आएगा मेरा 5R² और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 8R/3, 3 से 3 गया, R से R गया, तो यहाँ पर क्या बचा 5R/8। अब उसके देखो इधर पूरा क्या हो गया 5R/8, और उसके साथ में ये R कैसा है सीरीज़ में, तो प्लस का R कर दिया, ठीक है। तो यहाँ करोगे तो क्या आ जाएगा 13R/8,
ये मेरा आर इक्विवेलेंट आया, ठीक है। अब करंट पूछा है तो आई इजकल टू क्या होता है, बी अपॉन आर, बी अपॉन आर क्या है 13R/8, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 8V/13R, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, दोबारा से फिर से देख लेना इसको एक बार तुम, मैंने करवा दिया है। देखो एक क्वेश्चन मुझसे कहा गया है, एक ग्लास स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, इज कोटेड ए थिन फिल्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हें दे रखा है, मिनिमम थिकनेस ऑफ द फिल्म सो डैट मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ ग्रीन लाइट ऑफ वेव लेंथ लैम्डा इजकल टू 5000 एंगस्ट्रॉम नॉर्मली टेक प्लेसेस। देखो ऐसा है, मुझसे कहा गया है मेरे पास में ऐसे मुझे एक कोटेड कर दिया गया, अब यहाँ से कोई लाइट आई, कुछ लाइट तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ लाइट और आई अंदर और वो भी ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि मिनिमम थिकनेस क्या पूछिए, मिनिमम थिकनेस पूछिए है कि मिनिमम थिकनेस ऑफ द फिल्म सो डैट मैक्सिमम ट्रांसमिशन। अगर मैक्सिमम ट्रांसमिशन के बारे में बात कही गई है तो यहाँ पर जो फार्मूला हो जाएगा ना पाथ डिफरेंस का फार्मूला हो जाएगा 2μt, और मैक्सिमम ट्रांसमिशन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा एक्स की बजाय पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा एन लैम्डा 2μt, और टी की वैल्यू पूछी है तो एन लैम्डा अपॉन 2μ, एन की वैल्यू 1, लैम्डा की वैल्यू 5000, एंगस्ट्रॉम का मतलब हो गया -10 अपॉन 2, म्यू की वैल्यू 2, 2 2 जा 4, ठीक है। तो यहाँ पर 4 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा, ठीक है, और इसमें निकाल रहा हूँ तो मेरा आंसर आ रहा है 0.125 माइक्रोमीटर। कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल ठीक बैठ रहा है, सही है। अगले क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में कहा गया है फॉर द इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिखाया गया है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पर एक ये यहाँ एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मुझसे कहा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल E0 एंड B0 एट ए डिस्टेंस R। भैया यहाँ से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये दे रखा है, पोटेंशियल ये दे रखा है। तुमसे कहा गया है कि मुझे कहा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है 2R। तो देखो एक बात समझो, ये लाइन कैसी है एक्सियल, ये कैसी है एक्सियल लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर किसी के लिए फार्मूला पता हो तो वो होता है 2kp/r³, 2kp/r³, ठीक है, 2kp/r³। ये किसके लिए होता है, एक्सियल के लिए, और ये वैल्यू कितनी दे रखी है मेरी E0। अगर मैं इक्वेटोरियल के लिए देखूंगा, ठीक है, इक्वेटोरियल मतलब एंगल क्या हो गया 90 डिग्री, तो इक्वेटोरियल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है वो होता है kp/r³, सिर्फ kp/r³, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से, अब रेडियस कितनी हो गई 2 गुनी, तो यहाँ पर क्या कर दिया 2r⁻3, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, तो आंसर आया kp/8r⁻3। अब मुझे यहाँ पर 2 बनाना है तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई करी तो आया 1/8 दूनी 16, 2kp/r³। तो 2kp/r³ को मैंने क्या लिख दिया, इसको लिख दिया मैंने E0, ठीक है। तो पहले तो हो गया E0/16, E0/16। अब देख लो सिर्फ इसी में ऑप्शन है, यही मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब तुम कहोगे सर जी पोटेंशियल निकाल के दिखा दो, पोटेंशियल देखो इसमें 0 आ रहा है, देखो मैंने E0/16 देखा, सिर्फ एक ही में ऑप्शन था तो पहला मैंने सही कर दिया है, अगले मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर तब भी तुम पोटेंशियल की बात करोगे कि सर पोटेंशियल का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है वो होता है kp cos θ/r², ठीक है। अब ये एंगल कितना है 90, जब cos 90 रखोगे तो वैल्यू टोटल क्या हो जाएगी 0। ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन 1 मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसने कहा गया है ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद स्पीड। मेरे पास में कोई प्रोजेक्टाइल है, मैंने उसको 20 मीटर पर सेकंड से फायर किया, कितने एंगल पर 60 एंगल पर। बहुत सरल क्वेश्चन है बेटा, ये ना ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए इसके कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, ठीक है। 60 डिग्री पर फायर किया, मैक्सिमम हाइट पर सिर्फ कौन सी वेलोसिटी रह जाती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जो क्या होती है मेरी u cos θ, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही पूछिए तुमसे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट, क्योंकि वर्टिकल कितनी हो जाती है हाईएस्ट पॉइंट पर 0, u की वैल्यू कितनी है 20, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 करोगे तो आंसर क्या आएगा 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो, ये इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है, इसमें सिमेट्रिक लगती है, सिमेट्री लगती है इसमें तुमसे पूछा है रेजिस्टेंस अक्रॉस ए और बी के अक्रॉस क्या रेजिस्टेंस होगा। अगर ऐसी कोई चीज़ आए ना तो इसे देखो बीच से, कहते हैं बीच से अलग कर दो, इधर से क्या कर दिया इसको अलग, ठीक है। मान लो इसका इससे कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई ताल्लुकात नहीं, तो देखो आर और आर ये क्या हो गए 2r, और ये भी क्या हो गए 2r। अगर मैं एक साइड की बात करूँगा, एक साइड की, तो ये मेरा r, ठीक है, और ये हो गया 2r, और इससे जुड़ा हुआ ये भी क्या हो गया 2r, और ये भी क्या हो गया 2r, ठीक है। उसके साथ में एक और जुड़ गया हुआ है r, और ये वापस कहाँ पहुँच गया फिर b पॉइंट पर। अब देखो 2r मेरे कैसे हैं, ये पैरेलल में है, तो दोनों को मिला के कितना हो जाएगा r, इन दोनों को मिला के कितना हो जाएगा r, ये तीनों कैसे हो जाएंगे सीरीज़ में, तो एक साइड का कितना हो गया 3r। जैसे इस साइड का 3r है, ऐसे इस साइड का भी क्या होगा 3r, यानी कि सर एक साइड का मेरा 3r आया और दूसरे साइड का भी क्या आया 3r। अगर मैं दोनों का पैरेलल हैं, अगर दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, 3r हैं, तो अगर मैं इक्विवेलेंट लूँगा तो 3r इंटू 3r बटे 3r प्लस 3r, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया 9r स्क्वायर बटे 6r। अगर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ तो मेरा पता है कितना आ रहा है 1.5r, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम्हें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर क्या था nr/2, तो nr/2 को कैसे लिख, देखो 1.5 को कैसे लिख सकते हैं 3/2r। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, कंपेयर करो, n की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, n की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। चलो अभी मुझे इतने ही क्वेश्चन इसके मिल पाए हैं और ज़्यादा क्वेश्चन मिल नहीं पाए थे, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे, आप लोग सभी वीडियोस देखते रहो। इसी प्रकार से बिल्कुल नीट बिल्कुल यही रहने का है, यही लेवल है, बल्कि इससे लो लेवल रहेगा, इससे बहुत ही ज़्यादा लो लेवल रहने का है। इस टाइप के ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछे जाते हैं, ये जेईई मेंस के पेपर है, हम लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं तो इसीलिए तैयार कर रहे हैं इसके लिए। धन्यवाद।